नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत ऑनर्स जिसका भी है उसके लिए हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, जो कि पेपर 1 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। आप सभी के लिए ये प्रश्न फायदेमंद होगा परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न है। हम इसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का प्रश्न लेकर के आए हैं और मुंगेर विश्वविद्यालय का भी हम कुछ प्रश्न को रखे हैं। इसमें 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये पिछले 9-10 वर्षों का हम प्रश्न लेकर के आए हैं। 2014 से अब तक का ये प्रश्न है। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे हम जो है विकल्प लेकर नहीं आए हैं, जो इसका सही उत्तर होगा हम उसी को सिर्फ लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए हम देख लेते हैं सभी प्रश्नों को। तो इसमें पहला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। तो प्रत्याहारों की संख्या आपको याद रहना चाहिए कि 42 है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि अल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं। अल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? तो 43। अल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 43। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद इसी के क्रम में जो है तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन है। वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन है? तो आ ए ओ। आ ए ओ ये वाला आपको याद रखना है। वृद्धि रादेच सूत्र से ये वाला आता है वर्ण। तो आ ए ओ, आ ए ओ वृद्धि संज्ञक वर्ण है। इसको आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछी जाती है प्रश्न। इसके बाद चौथा प्रश्न इसमें है शुभ तिङंतम की संज्ञा क्या है। शुभ तिङंतम की संज्ञा क्या है? तो इसमें हो गया पद संज्ञा। ठीक है, शुभ तिङंतम की संज्ञा क्या है? तो पद। आपको याद रखना है शुभ तिङंतम पदम एक सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, तो वहीं से ये लिया गया प्रश्न है। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि नए धन अकह का संदिग्ध रूप क्या होगा। तो नए धन अकह का संदिग्ध रूप हो जाएगा नायकः बनेगा। ये आपको पता ही होगा और ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछी जाती है, प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर हर एक परीक्षा में ये पूछे जाते हैं प्रश्न। इसके बाद छठा प्रश्न है। इसमें छठा प्रश्न है गंगोदकम की संधि विच्छेद क्या होगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो गंगा धन उदकम, गंगा धन उदकम आपको ये याद रखनी है। हम यहाँ विकल्प लेके नहीं आए हैं, सिर्फ हम जो सही उत्तर है हम उसी को लेकर के आए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि गंगा धन उदकम है। इसी के क्रम में आपको और भी विकल्प दे सकते हैं, कुछ थोड़ा सा बदलाव करके आपको विकल्प दे सकते हैं। तो आपको गंगा धन उदकम इसी प्रकार याद रखनी है। सातवां इसमें है संस्कृत में सुप कितनी है। देखिए ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि संस्कृत में सुप कितनी है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो संस्कृत में सुप है 21। संस्कृत में सुप कितनी है? 21 है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देख सकते हैं इसमें कि 8वां प्रश्न दिया गया है। 8वां प्रश्न इसमें है कि क्रम प्रवचनीय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। क्रम प्रवचनीय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया। द्वितीया आपको याद रखनी है। इसके बाद 9वां प्रश्न है चेयम में ची धातु से कौन कृत है। तो यत। यत आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद 10वां प्रश्न देख लेते हैं। हम यहाँ 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 10वां इसमें देख सकते हैं प्रत्याहार सूत्रों के निर्माता कौन है। ये सभी को याद रहनी चाहिए और ये पूछा भी जाता है पाणिनि। ये हर एक परीक्षाएं में पूछी जाती है, प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछी जाती है, आपके पार्ट 1 के एग्जाम में भी, अथवा किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको याद रहे कि यहाँ हम उसी प्रश्नों को लेके आए हैं। प्रत्याहार और संज्ञा और संधि के सूत्र इसमें अधिकतम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसमें 11वां प्रश्न है अक प्रत्याहार में कितने वर्ण है। तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण है? 5 वर्ण है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण है। तो 5 वर्ण है, आपको याद रखनी है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। इसमें 12वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि गुण संज्ञा किन किन वर्णों की होती है। गुण संज्ञा किन किन वर्णों की होती है। तो अ ए ओ, यहाँ पे क हो गया है, अ ए ओ होगा। गुण संज्ञा किन किन वर्णों की होती है। तो अ ए ओ आपको याद रखनी है, ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद 13वां प्रश्न इसमें है इनमें से पद संज्ञक सूत्र कौन है। इनमें से पद संज्ञक सूत्र कौन है। तो शुभ तिङंतम पदम। ये अति महत्वपूर्ण है, आपको इसको तैयार करके भी जाना है। इस सूत्र को ये पूछा ही जाता है बार बार प्रश्न। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 14वां प्रश्न है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद जो है सूर्य धन उदय हो जाएगा। 15वां प्रश्न है पौ धन अका का संदिग्ध रूप क्या होगा। तो पौ धन अका का संदिग्ध रूप हो जाएगा पावकः। इसके बाद इसी के क्रम में अगला प्रश्न हम देख सकते हैं आप। 16वां प्रश्न है संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी है। तो संस्कृत में आपको पता होनी चाहिए कि संस्कृत में 7 विभक्ति होती है। 17वां प्रश्न है उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति विहित होती है।
उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति विहित होती है? तो प्रथमा विभक्ति जो है ये विहित होती है, आपको याद रखनी है। 18वां प्रश्न इसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। 18वां प्रश्न है धातु से कौन प्रत्यय विहित होता है? तो कृत प्रत्यय। ये आपको याद ही रहनी है, याद रहनी चाहिए कि कृत प्रत्यय जैसे देखें तो इसमें धातु होना चाहिए, ठीक है। तो 19वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। एधितव्यम में एध से कौन कृत है? तो तव्यत प्रत्यय। एधितव्यम में यहाँ देखने से ही लग रहा है तव्यम यानी तव्यत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। कौन कृत है? तो तव्यत। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रत्याहार सूत्र कितने हैं। प्रत्याहार सूत्र कितने हैं? तो 14 यानी 14। प्रत्याहार सूत्र कितने हैं? 14। अथवा आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं? तो 14। विकल्प में आपको जो है त्रयोदश द्वादश कुछ भी दे सकता है, तो आपको चतुर्दश में मारना है। इसके बाद अगला देख सकते हैं आप 21वां प्रश्न है अच प्रत्याहार में कितने वर्ण है? तो अच प्रत्याहार में 9 वर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। 22वां प्रश्न है हलन्त्यम सूत्र से कौन संज्ञा होती है? तो हलन्त्यम सूत्र से कौन संज्ञा होती है? तो इत संज्ञा। इसको आपको याद रखनी है कि हलन्त्यम जो सूत्र है ये संज्ञा सूत्र है, तो वो इत संज्ञक सूत्र है, इत संज्ञा करती है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न इसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। 23वां प्रश्न है शुद्ध्युपास्य किस संधि का उदाहरण है? ये उदाहरण बार बार परीक्षाएं में पूछी जाती है, तो आप याद रखेंगे कि यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। 24वां प्रश्न इसमें है अक शवर्णे दीर्घः। ये सूत्र है अक शवर्णे दीर्घः किस संधि का सूत्र है? तो स्वर संधि का सूत्र है। स्वर न दे करके आपको अच संधि भी दिया जा सकता है, तो स्वर संधि हम अच संधि को ही कहते हैं और व्यंजन संधि को हम हल संधि कहते हैं। तो ये आपको याद रहनी चाहिए, यहाँ पे अच संधि भी आपको दे सकता है। आगे चलते हैं। 25वां प्रश्न इसमें है। 25वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे संस्कृत में कारक कितने हैं? तो संस्कृत में कारक जो है 6 यानी 6 है। संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? 6। यहाँ हिंदी में कुछ अलग हो जाएगा, इसके बाद यहाँ आपको संस्कृत में 6 ही मारना है, हिंदी में 8 या 7 इसी प्रकार होता है। तो 26वां प्रश्न है संबोधन में प्रातिपदिक से कौन विभक्ति होती है? हिंदी संबोधन में प्रातिपदिक से कौन विभक्ति होती है? तो प्रथमा। संबोधन में जो है प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति होती है। कुछ लोग अष्टमी भी आपको ऑप्शन में दे सकता है कि तो उसमें आपको नहीं मारना, या सप्तमी भी दे सकता है। इसमें 27वां प्रश्न दिया गया है कि अचोयत सूत्र से कौन प्रत्यय विहित होता है? अचोयत ये सूत्र है, अचोयत से कौन प्रत्यय विहित होता है? तो यत आपको याद रखना है। अचोयत यहाँ देख सकते हैं इसमें भी दिया गया है, अच मैंने होता है स्वर और यत यहाँ दिया गया। अचोयत सूत्र से कौन प्रत्यय विहित होता है? कौन प्रत्यय विहित होता है? तो यत आपको याद रखना है। 28वां प्रश्न इसमें है कि कारकः में क्री धातु से कौन कृत प्रत्यय विहित होता है? कारकः में क्री धातु से कौन कृत प्रत्यय विहित होता है? तो नवुल। ये बार बार परीक्षाएं में पूछी जाती है, कारकः में कौन सा प्रत्यय है? तो नुवुल प्रत्यय आपको देना है। नमूल भी आपको ऑप्शन में दे सकता है विकल्प में, तो आपको ये याद रखनी है कि नुवुल होगा और ल में हलंत हो यहाँ ध्यान में रखेंगे, ल में हलंत होगा। इसके बाद 29वां प्रश्न इसमें आप देख पा रहे होंगे। 29वां प्रश्न जो दिया गया है हल प्रत्याहार में कितने वर्ण है? तो 34। अगर आपको विकल्प में 34 ना हो 33 दिए तो आपको 33 में मारना है, लेकिन 34 आपको मिले तो 34 में आपको देना है कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण है? तो 34 होगा, ठीक है। आपको जो है हमेशा माहेश्वर सूत्र याद रखनी है, तभी आप प्रत्याहार से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इसके बाद 30वां प्रश्न है पाणिनि को प्रत्याहार सूत्रों की प्राप्ति किनसे हुई? तो पाणिनि जो महर्षि पाणिनि थे, इसको जो है प्रत्याहार सूत्र की प्राप्ति किनसे हुई थी? तो शिव जी से हुई थी, तो शिव से आपको याद रखनी है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न है कि पद संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो पद संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो सुप्तिङन्तम पदम। सुप्तिङन्तम पदम से जो है यही सूत्र है जो कि पद संज्ञा विधायक सूत्र है। इसके बाद 32वां प्रश्न है इसमें विष्णुदयः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विष्णुदया का संधि विच्छेद हो जाएगा विष्णु धन उदयः। आपको जो है विष्णु धन उदयः दे सकता है, इसके बाद विष्णु धन उदयः दे सकता है, तो आपको फंसाने के लिए कुछ भी दे सकता है, तो आपको याद रखनी है कि विष्णु धन उदयः होता ही है। 33वां प्रश्न इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 33वां प्रश्न जो दिया गया है अनुक्त कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो अनुक्त कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? आपको याद रखनी है कि द्वितीय विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में जैसे हम कर्म देखें कर्ता ने कर्म को होता है, तो आपको कर्म देखना है कि अनुक्त कर्म जैसे दिया गया है आपको द्वितीय विभक्ति में मारना है। प्रथमा भी दे सकता है आपको, तृतीया भी और चतुर्थ भी दे सकता है विकल्प में, तो आपको द्वितीय में मारना है। 34वां प्रश्न है कृत प्रत्यय
किससे विहित होता है? तो कृत प्रत्यय आपको पहले भी बताएं कि धातु से होता है। कृत प्रत्यय जो है धातु से विहित होता है, अथवा आपको उल्टा करके पूछ सकता है कि धातु से कौन सा प्रत्यय विहित होता है, तो कृत आपको याद रखनी है। तो कृत प्रत्यय जो है किससे विहित होती है? तो धातु से। आगे चलिए देख लेते हैं 35वां प्रश्न इसमें दिया गया है। 35वां प्रश्न है कि इक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं? तो इक प्रत्याहार में आपको पता होगा कि इक प्रत्याहार में ई उ रील री, ठीक है, और क हलंत को तो हम छोड़ ही देते हैं, तो ई उ रील री हो जाएगा। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आ गए हैं आपको। 36वां प्रश्न हो गया स्वार्थः का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वार्थः का संधि विच्छेद हो जाएगा सुधन अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे सी हो गया है, सुधन अर्थ हो जाएगा, सी नहीं होगा, सुधन अर्थ, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है। इसके बाद 37वां प्रश्न इसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। 37वां प्रश्न दिया गया है अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो अधिकरण आपको पता है कि सप्तमी होती है, कि 7वें नंबर का ये कारक है, तो सप्तमी विभक्ति होगा ही इसमें। तो अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तमी। ये जितने भी प्रश्न आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। अगला आप देख सकते हैं कि 38वां प्रश्न है रामः पठति किस वाच्य में है? तो कर्तृवाच्य में है। राम पठति कर्तृवाच्य में है, और वाच्य परिवर्तन करने के लिए जैसे अगर कहा जाए तो आपको कैसे करेंगे? तो रामेण पठ्यते, रामेण पठ्यते, वाच्य परिवर्तन इसी प्रकार हो जाएगा। वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। और उसी प्रकार अगर लिंग पूछे तो 3 होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। और संस्कृत में विभक्ति तो आपको पता ही है कि 7 विभक्ति होती है। वचन आपका 3 इसमें मारना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 39वां प्रश्न है येनांग विकार सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? तो येनांग विकार सूत्र से तृतीया विभक्ति का विधान होता है, कि शरीर के जिस अंग में विकार उत्पन्न हुआ हो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आपको येनांग विकार में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए अक्षणा, काणः, कर्णेन, बधिरा सब होता है। अगला जो प्रश्न है 40वां, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया विभक्ति। सूत्र आपको पता ही होगा कि सहार्थी तृतीया सूत्र है, तो सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता ही, आपको याद रखनी है। कोई जो है षष्ठी का प्रयोग कर देता है, तो ऐसा नहीं करनी है। ऑप्शन में आपको षष्ठी भी दिया जाएगा, तो आपको तृतीया में सही का निशान लगाना है। 41 नंबर का प्रश्न है भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भानुधन उदय। आप देख पा रहे होंगे कि भानुधन उदय होगा 41वां प्रश्न का सही जवाब। 42वां प्रश्न है कि ची धनयत यहाँ क्या रूप होगा? ची, इस पर रूट लग गया तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ची लगा पर रूट लगा मतलब ये मूल धातु हो गया, ठीक है। तो ची धनयत यहाँ क्या रूप बनेगा? तो चेयह बनेगा। ये पुल्लिंग में चेयह, चेया, चेयम, ठीक है। नपुंसक लिंग में चेयम बन जाएगा, तो चेयह हो जाएगा। 43वां प्रश्न है हस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक वर्ष जो है एक प्रत्याहार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 20। हस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? तो 20 यानी कि 20। आगे देख लेते हैं 44वां प्रश्न। इसमें 44वां प्रश्न जो है इसमें इत संज्ञक सूत्र कौन है? तो इत संज्ञक सूत्र आपको मैंने पहले भी बताया कि हलंत्यम जो है ये इत संज्ञक सूत्र है। 45वां प्रश्न है आकृष्ट धनतवान का संधिगत रूप क्या होगा? जब हम इसका संधि करेंगे तो क्या बनेगा? तो आकृष्टवान बनेगा। विकल्प में आपको आकृष्टवान, आकृष्टवन कुछ भी करके आपको दिया जा सकता है, तो आपको उसको देख लेना है। यही होगा सही उत्तर इसका। 46वां प्रश्न है तिंग प्रत्यय कितने हैं? तो तिंग प्रत्यय 18 है। तिप्तस झी से 9 हो गया, और उधर ये प्रश्नपदी में 9 और आत्मनेपदी में 9, 9 कितना हो गया? 18 हो गए। तो तिंग प्रत्यय कितने हैं? 18, ठीक है। और सुप आपको बता ही दिए कि 21 होता है। 47वां प्रश्न है पाणिनि मुनि ने किसे चतुर्दश सूत्रों में प्रकट किया? तो पाणिनि मुनि जो थे वो किसे चतुर्दश सूत्रों में प्रकट किया? तो वर्ण समुदाय। आपको याद रखनी है कि वर्ण समुदाय, कहीं संधि समुदाय या कुछ भी पद समुदाय ऐसा दिया जा सकता है ऑप्शन में, तो आपको वर्ण समुदाय आपको याद रखनी है, यही सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 48 नंबर प्रश्न इसमें है। 48वां प्रश्न है शिष्य में अथवा सास धातु है से कौन प्रत्यय है? तो क्यप। सास धन क्यप बराबर शिष्य बनता है, ठीक है। क्यप प्रत्यय आपको पढ़ लेना है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 49वां प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है? तो माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम तो प्रत्याहार सूत्र।
आप गूगल करेंगे तो वहाँ माहेश्वर सूत्र का नाम प्रत्याहार सूत्र या पाणिनि सूत्र भी दिया जाता है। तो आपको ऑप्शन में पाणिनि सूत्र और माहेश्वर प्रत्याहार सूत्र दोनों दे तो आपको प्रत्याहार सूत्र में मारना है, क्योंकि पाणिनि सूत्र तो पाणिनि लगभग 4000 सूत्र दिए हैं, तो सब के सब तो पाणिनि का ही ना सूत्र है, तो पाणिनि सूत्र भी हम इसको कह सकते हैं। परंतु प्रत्याहार सूत्र अगर विकल्प में दे दे तो प्रत्याहार सूत्र हमको पहले मारना है। 49वां प्रश्न हो गया। अब आगे है 50वां प्रश्न। अगला प्रश्न जी, ये जो है अष्टाध्यायी के प्रणेता कौन है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी नामक जो पुस्तक किसने इसको लिखा है? तो पाणिनि ने। इसके बाद इसमें सूत्रों की संख्या की बात करें तो लगभग 4000 है, 4-5 सूत्र कम है, बाकी बात 4000 है, लगभग 4000 में आप मारेंगे। संख्या 51 है। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण है? तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण है? 5 आपको याद रखनी है। कौन कौन हो जाएगा? अ ई उ री री का छोड़ देंगे, का हलन तो छूट जाएगा, तो बन जाएगा यानी 5 वर्ण हो जाएगा आपको विकल्प में। और भी 6, 7, 4 इस प्रकार कुछ भी दिया जा सकता है, तो आपको याद रखनी है 5 होगा। आगे देख सकते हैं कि शिव धन छाया का संधिगत रूप क्या होगा? ये पूछा गया प्रश्न है, तो शिव छाया बनेगा। और ये हल संधि का ये उदाहरण है। हल संधि में भी सूत्र कौन सा है? 6 च सूत्र। 6 च सूत्र है ये भी जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। 6 च पूछा जाता है। 53 नंबर प्रश्न है कि हरिस सेते किस संधि का उदाहरण है? हरिस सेते किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। विसर्ग संधि का यानी कि वासरी सूत्र है एक, उसी का ये उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है हरिस सेते, और वासरी सूत्र है उसमें, इसी का ये उदाहरण है। अगला जो है 54वां प्रश्न है कि रामस सेते किस संधि का उदाहरण है? तो रामस सेते जो है हल संधि का उदाहरण है। इससे पहले हरिस सेते देखें तो हरिस सेते पूछा गया है कि वो विसर्ग संधि का उदाहरण है, और रामस सेते जो है हल संधि का उदाहरण है। हालांकि रामस सेते नहीं पूछा गया, परंतु पूछा जा सकता है, इसीलिए हम इसको लेकर के आए हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि रामस सेते और हरिस सेते, तो ये रामस सेते जो है हल संधि का उदाहरण है, और अस्तु अश्चुनाश्चु सूत्र का ये उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद इसमें 55वां प्रश्न है कि हरिच किस संधि का उदाहरण है? तो हरिच किस संधि का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है कि विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। हरिच किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। ये 56वां प्रश्न है कि उक्त कर्ता में कौन विभक्ति विहित होता है? तो उक्त कर्ता में कौन विभक्ति विहित होता है? तो प्रथमा विभक्ति। कर्ता जैसे देखें तो आपको पता ही चल गया कि ये प्रथमा विभक्ति होगा। तो उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 57वां प्रश्न है कि संस्कृत में पुरुष होते हैं तो 3 पुरुष होते हैं। ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न है। यहाँ से जो है ये मुंगेर विश्वविद्यालय के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद 58वां प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 14 है। आपको याद रखनी है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है, जो कि आप पढ़ते हैं अ ई ऊण रील ऋक योंग एओच हाय वरट लण यमंग नणम। तो वही सारा सूत्र है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं। ये 59वां प्रश्न है। 59वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि गुण संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो गुण संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो अदेंग गुण सूत्र से होती है गुण संज्ञा। तो अदेंग गुण सूत्र है, इसको आपको पढ़ लेनी है। और 60वां प्रश्न है प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र भी आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यानुधिंगनिक्षांतरांतरेण यावद भी द्वितीय विभक्ति, ये सारे जितने भी शब्द हैं, पद हैं, तो उसके अर्थ में जितने भी अव्यय पद हैं तो उसके अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे जो है 61वां प्रश्न है। इसमें 61वां प्रश्न है कि रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? रम धन ईशा होता है, राम लिख दिए यहाँ पे, रम धन ईशा हो जाएगा, रम धन ईशा। रमेशा का संधि विच्छेद आप याद रखेंगे, रम धन ईशा हो जाएगा। 62वां प्रश्न है क वर्ग का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान जो है ये मुंगेर विश्वविद्यालय के द्वारा पूछा गया है। क वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ हो जाएगा, कंठ से इसका उच्चारण होता है क वर्ग का। इसके बाद अगला जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये 63वां प्रश्न है कि चय प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण है? तो चय प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण है? तो 5 है। कौन कौन? च ट त व तो खत्म ही हो जाएगा। इसके बाद क प य भी खत्म हो जाएगा। तो 5 वर्ण हो गए ये च ट त क प, ये 5 तो हो गए। इसके बाद 64वां प्रश्न है टी संज्ञक सूत्र कौन सा है? तो टी संज्ञक सूत्र कौन सा है? अचु अंत्यादि टी। अचु अंत्यादि यहाँ पे टी होगा की नहीं। ठीक है। अचु अंत्यादि टी। तो टी संज्ञक सूत्र कौन सा है? तो अचु अंत्यादि टी। इस प्रकार हो गया। और ये 65वां प्रश्न है। 65वां ये आखिरी प्रश्न है। तो ये जण धन नबुल का संधिगत रूप क्या होगा? जण धन नबुल
तो ये संधिगत रूप क्या होगा, जणका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आया था और ये आसान है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा और आप देखेंगे, इसको आप तैयार करके जाएंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। आप लोग इसको वीडियो रोक करके लिख लें, आप सभी को लिख लेंगे अच्छी तरीके से और सभी को याद भी कर लेंगे। आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे तो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं छूटेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण मायने रखता है अपने आप में, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। ये जो है कम लिखने में अधिक अंक आपको प्राप्त होता है इसमें। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। तो आपके लिए मैं 10 वर्ष का, ये 9-10 वर्षों का पिछला प्रश्न पत्र मैं लेकर के आया था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी था। और ये आपका अपना परिवार है, सोनू जी संस्कृति चैनल यूट्यूब। आप भी सब्सक्राइब का बटन पे दबा करके आप भी इस परिवार का अभिन्न अंग बन सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। हम इससे भी बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए नमः संस्कृत है, धन्यवाद।